नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे दृष्टि क्विक बुक का जो आपका साइंस का मैंने एमसीक्यू बनाया हुआ था, पूरा किताब का निचोड़ था, उसी का आज हम देखने वाले हैं। ये आपका सेकंड वीडियो है और आज की वीडियो में हम जो है 500 क्वेश्चन देखेंगे। सेट नंबर देखेंगे 6 से लेकर के जो है सेट नंबर 10 तक, ठीक है। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सभी एग्जाम के लिए आपको हम बता देते हैं, क्योंकि आपकी जो किताबें दिया गया है इसमें हमने एक एक पेज से 20-20 क्वेश्चन निकाला हुआ है और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। आप चाहे तो किताब से मैच करा सकते हैं, कहीं भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। और देखिए किताब, अगर हम बैच की बात करते हैं तो आपका करीबन 20 दिन में एक नया बैच आने वाला है साइंस का, और ये जितना भी अभी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब पूरा क्वेश्चन से डिफरेंट रहेगा। ये तो हम बैच खत्म कर दिए हैं और ये बैच जो है 24 अक्टूबर को शुरू हुआ था, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं 24 अक्टूबर को। तो आपका डिमांड है सर एग्जाम नजदीक, इसको करवा दीजिए। तो अब देखिए कैसे कैसे हम करवाए हैं, आप जान लीजिए ताकि आपको आसानी हो। इसी किताब से हम डेली 5 पेज देते थे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाते थे। टेलीग्राम पे टेस्ट होता था और रैंक लिस्ट मिलता था, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देते थे, आपका हाईलाइट पीडीएफ भी रहता था, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे मैसेज करते सर इसका पूरा पीडीएफ दे दीजिए हमको, ताकि हम जब चाहें तब रिविजन कर पाएं। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए क्यूआर लगा है ना, तो आपका इसमें 99 रुपये रखा गया था, तो आपको पूरा नहीं करना है, मात्र आपको 80 रुपये पेमेंट करना है अगर आपको चाहिए तो। या फिर आप वीडियो से भी, जो हम वीडियो अपलोड करेंगे आप उससे भी काम चला सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर आप इस पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। क्यूआर दिया गया है, आप डायरेक्ट क्यूआर पे पेमेंट करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट नंबर हम यहाँ पे देखेंगे तो सेट नंबर 6 से लेकर के सेट नंबर जो है 10 तक हम देखेंगे और आज हम जो है 500 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने जो है 1 से लेकर 5 तक देखा था और उसमें भी आपका 500 क्वेश्चन अपलोड किया था। तो आज भी आपका 500 क्वेश्चन का मास्टर वीडियो होने वाला है। पूरा वीडियो को देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको देख करके जाते हैं तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा साइंस का, क्योंकि मैंने एक एक पेज से क्वेश्चन निकाला हुआ है और सब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी आपका सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या होता है। देखिए अंतिम चरण की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ऑप्शन नंबर जो है पहले का, मतलब सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शरीर के भीतर रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। तो रक्त को जमने से रोकता है तो हिपैरिन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, हिपैरिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। देखिए इसका मुख्य कारण की बात कर लेते हैं तो यह मृत लाल रक्त कणिकाओं का निपटान करता है, ठीक है। इसका आंसर जो है तीसरे का बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुधिर दाब के नियंत्रण मुख्य रूप से किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। तो किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा, है ना। इसका उत्तर जो है फोर्थ का बी सही हो जाएगा। रुधिर वर्ग की भिन्नता का मुख्य आधार क्या है, जैसा कि कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था, जैसा कि कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो लाल रुधिर कणिकाओं पर पाए जाने वाले एंटीजन होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है पांचवें का बी सही होगा। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किन स्थानों पर होता है। तो निम्नलिखित में से देखेंगे तो लसिका गांठों, प्लीहा, उसके बाद थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 6 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एड्स होने पर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, ऐसा क्यों, बताइए। देखिए लिम्फोसाइट्स यानी विशेषकर टी कोशिकाएं की संख्या बहुत कम हो जाती है इसके वजह से। तो आंसर जो है 7 का सी हो जाएगा। रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया में थ्रोम्बिन, है ना, थ्रोम्बिन की क्या भूमिका होती है। तो थ्रोम्बिन की भूमिका की बात करते हैं तो यह फाइब्रिनोजन को उत्प्रेरित कर लघु, लिखा गया है लघुनशील, है ना, अलघुनशील फाइब्रिन में बदलता है। तो इसका आंसर जो है 8 का सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है बताना है। तो एंटीजन यानी प्रतिजन में वे पदार्थ हैं जो एंटीबॉडी प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं। तो यही कथन आपका सही, यानी केवल 1 देखेंगे तो सही आंसर होगा। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका और सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका क्रमशः कौन सी है। तो क्रमशः देखेंगे तो आपका मोनोसाइट और लसिका कोशिका होगा। क्या होगा, मोनोसाइट और लसिका कोशिका जो है सही होगा। रक्त कोशिकाओं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण वयस्कों में मुख्य रूप से कहाँ पर होता है। देखिए वयस्कों में देखेंगे तो इसका आंसर जो है 11 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। लाल अस्थि मज्जा होगा, क्या होगा आंसर, लाल अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर सी।
प्लेटलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया, यानी हमारा असत आंसर क्या है। इनमें केंद्रक जो है पाया जाता है, यही आपका सत्य है। बाकी ये सूक्ष्म एवं रंगहीन होता है, वे मतलब ये रुधिर स्कंदन में सहायक होती है, यह रक्त को वाहिकाओं की मरम्मत में सहायक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिखा गया है कि इस्कीमिया नामक स्थिति से क्या तात्पर्य है। इस्कीमिया नामक स्थिति से क्या तात्पर्य है, तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति होगा। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। एंटीजेंस यानी जिन्हें जो कि एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं, रासायनिक रूप से ये क्या होते हैं, तो ये जो है रासायनिक रूप से देखेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन होगा। आंसर क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। रुधिर के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य WBC द्वारा जो है शरीर की सफाई से संबंधित है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 15 का, तो टूटी फूटी व मृत कोशिकाओं के मलबे का लिखा गया है भक्षण करना। आंसर जो है 15 का सी हो जाएगा। रुधिर स्कंदन प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, देखिए आपका यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा गया है, तो 16 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। जैसे आपका तीसरा हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव, उसके बाद थ्रोम्बिन का निर्माण, फाइब्रिन का निर्माण, और फाइब्रिन जल में रुधिर कणिकाओं का फंसना, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4। मानव शरीर में रक्तदाब के विषय में कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है, तो देखिए यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रक्त में एंटीबॉडी की मुख्य भूमिका क्या है, रक्त में एंटीबॉडी का मुख्य भूमिका क्या है, तो विषैले और बाहरी पदार्थों को निष्क्रिय करके शरीर की रक्षा करना है ना। इसका आंसर जो है 18 का सी होगा। श्वेत रुधिर कणिकाओं के संबंध में क्या सत्य यानी हमारा सही क्या है, तो ये संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है, ये संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, रुधिर द्वारा शरीर ताप का नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है, तो दोस्तों ये होता है अधिक सक्रिय भागों में तीव्र उपापचय के बाद त्वचा की वाहिनियों में अधिक रक्त बहाकर। आंसर जो है 20 का बी सही होगा। मनुष्य की चेतना, तर्क शक्ति, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि का केंद्र किसे माना जाता है, तो ये हम किसे मानते हैं, देखिए सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क होगा, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शरीर का ताप, रक्तचाप, भूख प्यास तथा परितृप्ति के केंद्रों को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है, तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है 22 का बी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। आगे बढ़ते हैं कि हृदय स्कंदन की दर तथा श्वसन जैसी महत्वपूर्ण अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 23 का, तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा हो जाएगा। इसका आंसर जो है 23 का ए सही उत्तर हो जाएगा। एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के लिए गति नियंत्रण, समन्वय और शरीर का संतुलन बनाए रखने में मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक सहायक है, तो सर्वाधिक देखेंगे तो आपका सेरिबेलम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेरिबेलम। मस्तिष्क का कौन सा भाग घ्राण यानी सूंघने संवेदनाओं के अतिरिक्त अन्य सभी संवेदी सूचनाओं जैसे आपका श्रवण, स्वाद, दृष्टि को ग्रहण करता है, तो ये आपका थैलेमस हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, थैलेमस। नींद के लिए उत्तरदायी जो कि मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करने वाली पीनियल ग्रंथि जो कि डाइएनसिफिलोन के किस भाग से जुड़ी होती है, तो थैलेमस हो जाएगा। इसका आंसर जो है 26 का बी उत्तर हो जाएगा, थैलेमस। प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो मुख्य केंद्र की बात करते हैं, इनमें से कौन सा है, तो 27 का आंसर जो है आपका मेरुरज्जु जो है सही उत्तर हो जाएगा, मेरुरज्जु। श्वसन, हृदय की धड़कन और पाचन जैसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं है, इसका नियंत्रण मुख्य रूप से किस तंत्र द्वारा होता है, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। क्या होगा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा। मध्य मस्तिष्क का पक्ष भाग जो 4 ठोस पिंडों का बना होता है और दृष्टि ज्ञान से संबंधित है, क्या कहलाता है, इसको जो है हम ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कार्पोरा क्वार्डी जेमिना हो जाएगा। इसका आंसर जो है 29 का बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कायिक तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, कायिक तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, तो 30 का आंसर देखेंगे तो उद्पीतनों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ऐच्छिक अंगों तक पहुंचाना, ठीक है। इसका आंसर जो है 30 का बी होगा। हाइपोथैलेमस के तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं द्वारा स्रावित हार्मोन किस ग्रंथि की श्रवण क्रिया को नियंत्रित करते हैं,
तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि हो जाएगा आंसर। क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन को निगलने एवं उल्टी जैसी क्रियाओं का केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो ये होता है मेडुला ऑब्लंगेटा हो जाएगा। इसका आंसर जो है 32 का डी हो जाएगा। मनुष्य के परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है? तो जैसे 12 जोड़ी कपालीय और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से। इसका आंसर जो है 33 का ए सही हो जाएगा। अगला है कि पस मस्तिष्क के दो प्रमुख भाग कौन से हैं? तो सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा हो जाएगा। इसका आंसर जो है 34 का देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई मनुष्य अधिक बुद्धिमान है तो यह संभावना है कि उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग अन्य की तुलना में अधिक विकसित है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सेरिब्रम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेरिब्रम। मध्य मस्तिष्क का कार्य निम्नलिखित में से किन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है? तो दृष्टि, श्रवण एवं प्रतिवर्ती क्रियाओं पर। ठीक है, इसका आंसर जो है 36 का सी सही होगा। मेरुरज्जु की उत्पत्ति मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा के महारंध्र से होता है। इसका आंसर जो है 37 का ए हो जाएगा। अगला के सम एस्थेटिका बनाए रखने में मस्तिष्क के किस भाग का बहुत महत्व है? तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 38 का भी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो उपभाग कौन से हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो उपभाग की बात करते हैं तो अनुकंपी और परानुकंपी होगा। इसका आंसर जो है 39 का सी हो जाएगा। मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? देखिए मानव शरीर का जो दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है आपका सेरिबेलम होता है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आंसर आपका सी होगा। अगला है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो कि फिटेलिस नामक रोग की स्थिति उत्पन्न होने के लिए कौन सा आनुवांशिक संयोजन उत्तरदायी है? तो ये कौन सा है? तो देखिए आपका माता RH- तथा पिता RH+। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। यदि किसी RH निगेटिव व्यक्ति को पहली बार RH निगेटिव मतलब पॉजिटिव रुधिर चढ़ाया जाता है तो उसका तात्कालिक परिणाम क्या होगा? तो देखेंगे तो ग्राही व्यक्ति RH निगेटिव के रुधिर में RH निगेटिव एंटीबॉडी का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। आंसर जो है बी सही आंसर होगा 42 का। नेक्स्ट है कि उपरोक्त प्रश्न जिसे आपका के संदर्भ में यदि उसी RH निगेटिव व्यक्ति को जिसमें अब एंटीबॉडी बन चुके हैं पुनः दूसरी बार RH+ रुधिर चढ़ाया जाता है तो क्या परिणाम होगा? तो दाता के RH पॉजिटिव रुधिर कणिकाओं का ग्राही के एंटीबॉडी से सम्मोहन होगा जिससे ग्राही की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की स्थिति में सामान्यतः प्रथम गर्भ के शिशु को विशेष हानि क्यों नहीं होती है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो क्योंकि इस समय तक माता के रुधिर में RH निगेटिव एंटीबॉडी की मात्रा बहुत कम बन पाती है। तो इसका आंसर बी होगा। अगला है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के उपचार हेतु माता को जो कि इम्यूनोग्लोब्यूमिन को इंजेक्शन दिया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए भ्रूण से माता के रुधिर में पहुंचना, RH निगेटिव एंटीबॉडी को नष्ट करना ताकि माता स्वयं एंटीबॉडी न बना सके। इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। अगला है लसिका या ऊतक द्रव्य का निर्माण कैसे होता है? रुधिर प्लाज्मा के रुधिर कोशिकाओं की पतली दीवार से छनकर। इसका आंसर जो है 46 का बी हो जाएगा। रुधिर की तुलना में लसिका की संरचना में क्या भिन्नता होती है? देखिए इसमें लिखा गया है RBC नहीं पाई जाती है किंतु WBC अधिक मात्रा में होती है। तो इसका आंसर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लसिका के संगठन को सही वर्णित करता है? तो सही वर्णित करता है तो CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसका आंसर जो है 48 का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टेनर तथा वीनर ने किस जीव की लाल रुधिर कणिकाओं में किया था? तो लिखा गया है आंसर ऑप्शन नंबर सी रीसस बंदर होगा। क्या होगा? रीसस बंदर, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि लसिका तंत्र शरीर की प्रतिरक्षा में क्या भूमिका निभाता है? तो क्या भूमिका निभाता है? तो लसिका अंगों में निर्मित लिम्फोसाइट्स जीवाणुओं का भक्षण करती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 50 का बी राइट होगा। अगला है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस घातक स्थिति में भ्रूण की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है?
तो देखिए मुख्य कारण की बात करते हैं तो माता के RH निगेटिव एंटीबॉडी का प्लेसेंटा से होकर भ्रूण के RH पॉजिटिव RBC को नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर 51 का होगा। RH एंटीजन वंशागति के संबंध में कौन सा कथन सत्य यानी सही क्या है? तो RH पॉजिटिव लक्षण RH निगेटिव लक्षण पर प्रबल होता है। ऑप्शन नंबर जो है 52 का भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लसिका द्वारा नहीं किया जाता है? लसिका द्वारा, तो जैसे इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, लाल रुधिर कणिकाओं का परिवहन करना। लाल रुधिर कणिकाओं का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर डी। रुधिर लिखा गया है वाहिनियों, है ना, वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में पाए जाने वाले रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको जो है हम देखेंगे तो लसिका कहते हैं, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, लसिका कहते हैं। मनुष्य में दोहरा रुधिर परिवहन पथ पाया जाता है, इसका क्या अभिप्राय है? तो देखिए शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त का अलग अलग प्रवाहित होना, शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त का अलग अलग प्रवाहित होना, ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। मानव के उत्सर्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? मानव के उत्सर्जी तंत्र का मुख्य कार्य की बात करते हैं तो अपशिष्ट, है ना, अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना। ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी होगा। अगला प्रश्न है कि RH एंटीजन यानी कारक कहां पर पाया जाता है? तो 57 का आंसर देखेंगे तो लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर। ऑप्शन नंबर जो है 57 का ए हो जाएगा। रुधिर आधान, है ना, रुधिर आधान में RH एंटीजन को ज्ञात करना क्यों आवश्यक है? ज्ञात करना की बात करते हैं क्योंकि गलत आधान से ग्राही के रुधिर में घातक रुधिर समूहन हो सकता है। इसका आंसर जो है 58 का भी होगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से प्रभावित होने वाला शिशु आनुवांशिक रूप से कैसा होता है? तो RH पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। लसिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य बताना है, सही हमारा क्या है? देखिए इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है, इसमें CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी 1, 2, 3 हमारा राइट होगा। अगला है वृक्क के दो प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो निम्नलिखित में से देखेंगे तो जैसे उत्सर्जन एवं परासरण नियमन, इसका उत्तर जो है बी होगा। यकृत किस प्रकार उत्सर्जन क्रिया में सहायता करता है? यकृत बताइएगा। तो यह आवश्यकता से अधिक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यह आवश्यकता से अधिक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। वृक्क यानी गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो वृक्काणु यानी नेफ्रॉन कहते हैं। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वृक्क में पथरी यानी किडनी स्टोन का निर्माण मुख्य रूप से किन पदार्थों के कारण होता है? तो यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सीलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट। इसका आंसर जो है 64 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरोक्रोम होगा आंसर। क्या होगा? यूरोक्रोम। निम्नलिखित में से कौन से मूत्र के असामान्य घटक हैं? असामान्य घटक हैं तो कीटोन और एल्बुमिन होगा, कीटोन और एल्बुमिन। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अंग मनुष्य में उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं? बताइए। तो देखिए वृक्क होगा, फेफड़ा होगा, त्वचा होगा और आपका यकृत होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 हमारा सही आंसर है। परासरण नियमन से क्या तात्पर्य है? परासरण नियमन से देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शरीर में लवण एवं जल की मात्रा का नियंत्रण करना, ठीक है। इसका आंसर जो है 68 का बी हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के संतुलन, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास का नियंत्रण करता है? तो उपरोक्त सभी कार्य मस्तिष्क का द्वारा जैसे देखेंगे तो अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क हो जाएगा। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है इसको जो है हम डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। ऑप्शन नंबर सी। त्वचा की श्वेत ग्रंथियां रुधिर से किन पदार्थों को पसीने के रूप में बाहर निकालती हैं? तो पसीने के रूप में देखेंगे तो जल, लवण एवं यूरिया होगा। जल, लवण एवं यूरिया, ऑप्शन नंबर बी। फेफड़े श्वसन क्रिया के दौरान CO2 के अतिरिक्त और किस पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं? तो जल वाष्प हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, जल वाष्प, ठीक है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण कैसा होता है? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? देखिए 73 का आंसर देखेंगे तो जैसे ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, मृतक RBC के हीमोग्लोबिन के टूटने से। ऑप्शन नंबर बी।
वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? देखिए लगभग की बात करते हैं तो 1300 से लेकर के 1400 ग्राम होता है, कहीं कहीं 1350 ग्राम भी लिखा रहता है। तो मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन एवं समन्वय किन तंत्रों द्वारा किया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र दोनों। ऑप्शन नंबर जो है 75 का सी हो जाएगा। अगला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किन दो भागों से मिलकर बना होता है? किन दो भागों से मिलकर बना होता है? तो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 76 का बी होगा। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन, इन तीनों के लिए उत्तरदायी है, यह कथन है। तो सत्य है दोस्तों, है ना। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, सत्य है। मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग कौन बनाता है? तो 2/3 भाग की बात करते हैं तो अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। इसका आंसर जो है 78 का सी होगा, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क किन दो भागों में बटा होता है? देखिए सेरिब्रम और डाई फिस्लॉन हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका बी राइट होगा। शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग जो आदेश एवं नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है वो आपका कौन सा है? तो मस्तिष्क हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, मस्तिष्क। रुधिर स्कंदन की जटिल प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो अंतिम चरण की बात करते हैं तो फाइब्रिनोजन का अघुलनशील फाइब्रिन तंतुओं में बदलना। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर कोशिका घटक टूटी फूटी व मृत कोशिकाओं के मलबे का भक्षण करके शरीर की सफाई में मुख्य भूमिका निभाता है? तो मुख्य भूमिका निभाता है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 82 का? तो श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC जो है इसका सही होगा। रुधिर वर्ग ओ को सार्वत्रिक दाता कहने का मुख्य कारण क्या है? यूनिवर्सल डोनर। तो इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए यह ग्राही के रुधिर से प्रतिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी। RH कारक या एंटीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी और यह कहाँ उपस्थित होता है? तो कार्ल लैंडस्टीनर लाल रुधिर कणिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 84 का भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग उत्पन्न होने का सर्वाधिक जोखिम किस माता पिता के आनुवंशिक संयोजन में होता है? तो माता RH निगेटिव और पिता RH पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सी। यदि एक RH निगेटिव व्यक्ति को पहली बार RH पॉजिटिव रुधिर चढ़ाया जाता है तो इस घटना के बाद ग्राही के शरीर में क्या प्रतिक्रिया होगा? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो RH एंटीबॉडी का निर्माण प्रारंभ हो जाता है किंतु कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के उपचार हेतु माता को जो कि इम्यूनोग्लोब्युलिन इंजेक्शन देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भ्रूण से माता के रुधिर में पहुंचने RH निगेटिव एंटीजन को नष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी। लसिका के संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है 88 का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें देखिए आपका दिया गया है पहला कि इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसमें CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, और तीसरा दिया गया है कि इसमें WBC अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। लसिका तंत्र शरीर की प्रतिरक्षा में क्या भूमिका निभाता है? तो ये हो जाएगा लसिका अंगों में निर्मित लिम्फोसाइट्स जीवाणुओं का भक्षण करती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? इसको जो है हम वृक्काणु कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, 90 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वृक्क के दो मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो निम्नलिखित में से देखेंगे तो उत्सर्जन एवं प्रसारण नियमन। इसका आंसर जो है 91 का बी सही होगा। मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्ण की उपस्थिति कारण होता है? ये भी देखिए रिपीट क्वेश्चन है। तो यूरोक्रोम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोक्रोम। वृक्क में पथरी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो 93 का हो जाएगा यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सीलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, आगे पीछे हो गया है कुछ क्वेश्चन। यकृत यानी लीवर के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान है। यह अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ में बदलकर उत्सर्जन में सहायता करता है। वह कम हानिकारक पदार्थ क्या है? तो यूरिया हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा यूरिया। आगे है कि मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन व समन्वय किन तंत्रों द्वारा जो है किया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र दोनों हो जाएगा। इसका आंसर जो है 95 का सी होगा।
मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग चेतना, तर्क शक्ति, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क हो जाएगा। इसका आंसर जो है 96 का सी होगा। शरीर का ताप, भूख, प्यास तथा समस्थैतिका बनाए रखने के केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो हाइपोथैलेमस होगा दोस्तों। क्या होगा? हाइपोथैलेमस। अगला है कि हृदय स्पंदन की दर, श्वसन तथा भोजन निगलने एवं उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी होगा। प्रमस्तिष्क में गति, नियंत्रण, समन्वय और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो सेरिबेलम होगा। क्या होगा आंसर? सेरिबेलम। प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा मेरुरज्जु जो है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरुरज्जु। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। देखिए 100 प्रश्न आपका समाप्त हो गया है सेट नंबर 6 का। अब हम देखेंगे यहाँ पे सेट नंबर 7 नंबर हम देख लेते हैं। देखिए सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो मुख्यतः देखेंगे तो मेरुरज्जु हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, मेरुरज्जु जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि यदि अनजाने में आपका हाथ किसी गर्म चीज से छू जाता है तो तुरंत हाथ हटा लेना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा कथन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्यों के संदर्भ में सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? तो यह श्वसन की दर को कम करता है, यही असत्य है। बाकी यह हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, सही है। यह रक्तदाब को बढ़ाता है, सही है। यह श्वसन की दर को बढ़ाता है, यह भी आपका सही है। अगला कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कार्य सही है? तो कार्य की बात करते हैं तो पाचन ग्रंथियों के श्रावण को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का बी सही आंसर होगा। मानव कंकाल तंत्र मुख्यतः किन घटकों का ढांचा होता है? तो अस्थियां एवं उपास्थियां, ऑप्शन नंबर बी। बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? देखिए बाह्य कंकाल के अंतर्गत देखेंगे तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, बाल और नाखून आता है, बाल और नाखून। वयस्क मनुष्य का कंकाल तंत्र कुल कितनी अस्थियों का बना होता है? तो देखिए ये आपका 206 अस्थियों का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी। जन्म के समय शिशुओं में लगभग कितनी हड्डी होती है? तो 300 हड्डी होती है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 300। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण अवयव कौन सा है? तो महत्वपूर्ण की बात करते हैं तो कैल्शियम फास्फेट होगा। क्या होगा आंसर? कैल्शियम फास्फेट। अस्थि का लगभग 33% भाग किस प्रोटीन से बना होता है? तो कोलेजन हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, कोलेजन। लंबी एवं मोटी अस्थियों के बीच में पाई जाने वाली खोखली गुहा को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों खोखली गुहा को देखेंगे तो हम जो है मज्जा गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मज्जा गुहा। अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन डी होता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, विटामिन डी। बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपको पता है रिकेट्स नामक रोग होता है, जो कि इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, रिकेट्स। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो लिखा गया है ऑस्टियोमलेशिया होगा। क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया। ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? मतलब बोन कौन सा है? तो ये हो जाएगा फीमर, जो कि जांघ में होता है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? अस्थि से अस्थि के जोड़ को, इसको जो है हम लिगामेंट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा टेंडन कहते हैं, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, टेंडन। अगला कि जानुफलक किस प्रकार की हड्डी का उदाहरण है और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? तो हो जाएगा सिमाइड हड्डी, जो कि जानुफलक होगा। अक्षीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 80 हड्डी होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। लिखा गया है उपांगीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? उपांगीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 126 अस्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मिश्रित ग्रंथियां किसे कहते हैं? देखिए मिश्रित ग्रंथियां की बात कर लेते हैं तो इसको जैसे जिसका एक भाग अंतःस्रावी तथा दूसरा भाग जो है बहिस्रावी होता है। इसका आंसर जो है 21 का सी होगा। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सर्वप्रथम तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी क्रिएटिन होगा। क्या होगा? सी क्रिएटिन। ऑप्शन नंबर सी।
हार्मोन शब्द का विधिवत उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्नेस्ट एच स्टारलिंक होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 23 का सी होगा। हार्मोन और एंजाइम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम रासायनिक क्रियाओं के पश्चात पूर्ववत बचे रहते हैं जबकि हार्मोन विघटित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी तो अग्नाशय देखेंगे तो नहीं है, बाकी पीयूष ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि भी शामिल है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी तो ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि कपाल की किस अस्थि गुहा में स्थित होती है? तो सेला टर्सिका, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? इसको दोस्तों हम देखेंगे तो यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण, वृद्धि, स्वास्थ्य तथा लैंगिक विकास आदि को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन, देखिए वृद्धि हार्मोन का अल्पस्रावन बच्चों में किस रोग का कारण बनता है? तो बौनापन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का हो जाएगा सी, बौनापन। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्पस्रावन से होने वाला रोग कौन सा है जिसमें रोगी पतला व उम्र से अधिक वयस्क दिखने लगता है? बताइए। तो साइमंड रोग हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, साइमंड रोग। बालावस्था तथा किशोरावस्था में वृद्धि हार्मोन के अतिस्रावन से कौन सा रोग होता है जिससे शरीर भीमकाय हो जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो लिखा गया है कायिकता हो जाएगा। इसका आंसर जो है 31 का बी हो जाएगा। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिस्रावन से होने वाला रोग जिसमें व्यक्ति की टांगे और हाथ लंबे हो जाते हैं तथा चेहरा गोरिल्ला की तरह दिखाई देता है, इसका मतलब ये क्या कहलाता है? तो लिखा गया है एक्रोमिगेली हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि थायराइड प्रेरक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो थायराइड ग्रंथि से हार्मोन के स्रवण को प्रेरित करना, इसका आंसर जो है बी होगा। कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन किसका स्रवण प्रेरित करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, एड्रिनल ग्रंथि। ACTH हार्मोन का स्रवण तब होता है जब रक्त में ग्लूकोज की कमी या सदमावस्था में मैक्रोफेज कोशिकाओं द्वारा क्या स्रावित होता है? तो लिखा गया है इंटरल्यूकिन 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है बी होगा। महिलाओं में पुटिका प्रेरक हार्मोन का क्या कार्य है? तो अंडाशय पुटिकाओं के विकास और एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रवण का नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर सी होगा। पुरुषों में पुटिका प्रेरक हार्मोन क्या प्रेरित करता है? देखिए वृषणों में शुक्राणु निर्माण हो जाएगा, इसका आंसर जो है 37 का भी होगा। महिलाओं में जो कि लुटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH को क्या कहा जाता है? इसको जो है हम ऑप्शन नंबर सी बोलते हैं, यानी ल्यूटियोट्रोपिन हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लुटिनाइजिंग हार्मोन पुरुषों में किस क्रिया को प्रेरित करता है? तो ऑप्शन नंबर जो है 39 का भी होगा। लिखा गया है टेस्टोस्टेरोन के स्रावण तथा वृषणों के विकास को। ऑप्शन नंबर बी। वृद्धि हार्मोन की उपस्थिति में कौन सा हार्मोन अधिक प्रभावी होता है? तो थायरॉक्सिन हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 40 का सी हो जाएगा, थायरॉक्सिन। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन हार्मोन को ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन या लिखा गया है मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं? तो 41 की बात करते हैं तो 41 का आंसर जो है सी हो जाएगा। लिखा गया है प्रोलैक्टिन, जो है इसका सही हो जाएगा प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर सी होगा। स्त्रियों में दूध ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 42 का आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो है इसका सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। किस हार्मोन को जन्म हार्मोन तथा दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं? तो ऑक्सीटोसिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन मूत्र के सांद्रण का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन हो जाएगा, ADH। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। वैसोप्रेसिन के अल्पस्रावन से होने वाली स्थिति क्या कहलाती है जिसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायबिटीज इंसिपिड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसोप्रेसिन के अल्पश्रवण के उपचार के लिए किस कृत्रिम यानी एडीएच का उपयोग जो है किया जाता है? तो पिट्रेसिन होगा। क्या होगा आंसर? पिट्रेसिन ऑप्शन नंबर बी। किस हार्मोन की भूमिका है ना, प्रमुख भूमिका माँ और शिशु के बीच देखभाल जो कि वात्सल्य एवं मानवीय संबंधों को गढ़ने में होती है, अंततः इसे प्रेम हार्मोन भी कहते हैं। तो लिखा गया है ऑक्सीटोसिन होगा। क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य में त्वचा पर रंग, तिल व चकत्ते आदि बनने को प्रेरित करता है? तो हो जाएगा मिलेनोसाइट्स प्रेरक हार्मोन। इसका आंसर जो है सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइपोथैलेमस मुख्यतः किन शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो शरीर, ताप, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण। ठीक है, इसका आंसर जो है 49 का भी होगा। हाइपोथैलेमस कितने हार्मोन्स तत्व स्रावित करता है जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के स्रवण को नियंत्रित करता है? तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 50 का सी हो जाएगा 9। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी तो लिखा गया है थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 51 का सी होगा। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो मुख्य हार्मोन की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो है 52 का सी होगा। थायरॉक्सिन जो है इसका सही हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य की बात करते हैं वृद्धि को नियंत्रित करना तथा शरीर का विकास करना, है ना। इसका आंसर जो है 53 का सी होगा। बच्चों में थायरॉक्सिन के अल्पस्राव से होने वाला रोग कौन सा है जिसके कारण मंदबुद्धि और बौनापन हो जाता है? तो क्रिटिनिज्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 54 का भी होगा। वयस्कों में थायरॉक्सिन के अल्पस्राव से उत्पन्न होने वाला रोग जिसमें धीमी हृदय धड़कन और निम्न शरीर ताप रहता है वो क्या कहलाता है? उसको जो है हम मिक्सोडीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सोडीमा ऑप्शन नंबर बी। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको पता है घेंघा रोग होता है। थायरॉक्सिन के अतिस्राव से होने वाला रोग कौन सा है जिसमें आंखें बाहर की ओर उभर आती हैं? तो ये हो जाएगा ग्रेप्स या एक्स ऑप्थेल्मिक घेंघा रोग, मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। थायराइड ग्रंथि की जो कि पैरापुटिकीय कोशिकाएं एक आयोडीन रहित हार्मोन का स्रावन करती है जो रुधिर में कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा का नियमन करता है। वह हार्मोन कौन सा है? तो जो आपका हार्मोन है लिखा गया है कैल्सीटोनिन है। क्या है? कैल्सीटोनिन। किस रोग को थायराइड की आत्महत्या की थैली मतलब आत्महत्या भी कहा जाता है क्योंकि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा हाशिमोटो रोग होगा। क्या होगा? हाशिमोटो रोग। लिखा गया है कि पैराथायरॉयड हार्मोन के अल्पस्रावन से होने वाला रोग कौन सा है जिसमें कंकाल पेशियों में ऐंठन, जकड़न एवं कंपन होने लगता है? तो टिटेनी हो जाएगा। क्या होगा आंसर? टिटेनी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो मेरुरज्जु के द्वारा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, मेरुरज्जु। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि हार्मोन और एंजाइम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछ रहा है। तो एंजाइम रासायनिक क्रियाओं के पश्चात पूर्ववर्त बचे रहते हैं जबकि हार्मोन विघटित हो जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। हार्मोन शब्द का विधिवत उपयोग करने वाले अर्नेस्ट एच स्टारलिंक से पहले सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? तो सी क्रिटिन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? सी क्रिटिन। पीयूष ग्रंथियों को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? यह अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण, वृद्धि, स्वास्थ्य तथा लैंगिक विकास आदि को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिस्रावण से होने वाला रोग जिसमें व्यक्ति की टांगे हाथ लंबे हो जाते हैं और चेहरा गोरिल्ला की तरह दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? तो एक्रोमीगेली ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन का स्रावन तब होता है जब रक्त में ग्लूकोज की कमी या सदमावस्था में WBC जैसे मैक्रोफेज कोशिकाओं द्वारा क्या स्रावित होता है? तो इंटरल्यूमेन 1 ऑप्शन नंबर बी। मादाओं में प्रसव के समय लिखा गया गर्भाशयी पेशियों के संकुचन को प्रेरित करने के कारण किस हार्मोन को जन्म हार्मोन भी कहते हैं? तो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन जो है सही हो जाएगा ऑक्सीटोसिन।
अगला कि वैसोप्रेसिन के अल्पस्रावन से मूत्र की मात्रा तथा तनुता बढ़ जाती है, जिससे शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? इसको जो है हम डायबिटीज इंसिपिड्स कहते हैं। इसका आंसर जो है बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जंतुओं में कौन सा हार्मोन त्वचा के वर्णकों को फैलाकर त्वचा के रंग को नियमित करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा मिलेनोसाइट्स प्रेरक हार्मोन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। इसका आंसर जो है 70 का सी हो जाएगा। बच्चों में थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन के अल्पस्रावन से होने वाला रोग जिसके कारण मंदबुद्धि और बौनापन हो जाता है वो क्या कहलाता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा क्रिटिनिज्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। किस रोग को थायरॉक्सिन की आत्महत्या भी कहा जाता है, जिसमें शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट कर देता है? ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 72 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा हाशिमोटो रोग हो जाएगा, हाशिमोटो रोग। अगला के लिखा गया है कि पैराथायरॉयड हार्मोन के अतिस्रावन से हड्डियों से कैल्शियम का निष्कासन होने लगता है, जिससे हड्डियां पतली और कमजोर हो जाती हैं। यह रोग क्या कहलाता है? इसको जो है ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। किस हार्मोन के आपातकालीन हार्मोन तथा लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं? फाइट और फाइट्स। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 74 का हो जाएगा। एड्रीनेलिन जो है इसका सही उत्तर होगा। एड्रीनेलिन हार्मोन के स्रवण का नियमन पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं अपितु किसके द्वारा होता है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 75 का भी होगा। महिलाओं में पुरुषोचित लक्षण जैसे भारी आवाज, दाढ़ी मूंछ बढ़ना का प्रकट होना जो कि रिविलिज्म कहलाता है, यह किसके अतिस्रावन द्वारा होता है? तो 76 का हो जाएगा एंड्रोजन्स होगा, है ना, एंड्रोजन्स। अगला कि पीनियल ग्रंथि में लगभग 10 वर्ष की आयु के पश्चात कैल्शियम लवणों के कण जमा होने लगते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? इसको देखेंगे हम तो मस्तिष्क की रेत कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है भी होगा, मस्तिष्क की रेत हम कहते हैं। 78 नंबर है कि थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? यह लैंगिक परिपक्वता के बाद धीरे धीरे अपघटित होती जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अस्थि से अस्थि के जोड़े को क्या कहते हैं? सेम रिपीट क्वेश्चन है, तो लिगामेंट्स बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। मानव कंकाल तंत्र मुख्यतः किन घटकों का ढांचा होता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अस्थियों, मतलब अस्थियां एवं उपास्थियां। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है जिसके कारण हड्डियां पतली और कमजोर हो जाती हैं? तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? ये भी सेम रिपीट है, मतलब बहुत बार लग रहा है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया, 5-6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के मिश्रित ग्रंथि कहते हैं? ग्रंथि को तो हम कहते हैं अग्न्याशय को, ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक मात्रा में उपयोग में आने वाला और सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? तो ये हो जाएगा सी क्रिटिन होगा। क्या होगा आंसर? सी क्रिटिन। हाइपोथैलेमस मुख्यतः किन शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो शरीर ताप, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण, ऑप्शन नंबर बी। किस हार्मोन को जन्म हार्मोन तथा दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं? तो ऑक्सीटोसिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला कि वैसोप्रेसिन के अल्पस्रावन से होने वाला रोग जिसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है वो क्या कहलाता है? तो डायबिटीज इंसिपिड्स हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका लिखा गया है थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। इसका उत्तर भी होगा। बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्पस्रावन से होने वाला रोग जिसके कारण मंद बुद्धि और बौनापन हो जाता है वो क्या कहलाता है? क्रिटिनिज्म हो जाएगा। इसका उत्तर भी होगा। किस रोग को लिखा गया है थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है, जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा हाशिमोटो रोग हो जाएगा, हाशिमोटो रोग। वह कौन सा हार्मोन है जो रुधिर में कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा का नियमन करता है और आयोडीन रहित होता है? आयोडीन रहित होता है, तो कैल्सिटोनिन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
लिखा गया है पैराथायरॉयड हार्मोन के अल्पस्रावन से होने वाला रोग जिसमें कंकाल पेशियों में ऐंठन और कंपन होने लगता है वो क्या कहलाता है? उसको जो है हम टिटेनी बोलते हैं। क्या कहते हैं? टिटेनी। किस हार्मोन को लड़ो और हूड़ो हार्मोन भी कहते हैं? तो सभी को पता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 94 का? बताइए, सिंपल सा प्रश्न है, जो कि एड्रेनलिन हो जाएगा। महिलाओं में पुरुषोचित लक्षणों का प्रकट होना अधिवृक्क वलकुट द्वारा किस हार्मोन के अतिस्रावन का दुष्परिणाम है? तो हो जाएगा लिखा गया है एड्रोजन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वृद्धावस्था में धीरे धीरे अपघटित होने वाली और प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो यह है थाइमस ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर सी। पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित हुआ हार्मोन जो शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है वो आपका कौन सा है? तो ये हो जाएगा मेलाटोनिन हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी होगा। पुरुषों में वृषणों में शुक्राणु निर्माण को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो पुटिका प्रेरक हार्मोन। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनैच्छिक रूप से होती हैं, इनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मेरुरज्जु हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी होगा, मेरुरज्जु। मानव में लगभग 10 वर्ष की आयु के पश्चात पीनियल ग्रंथि में जमा होने वाले कैल्शियम लवणों के कणों को क्या कहते हैं? इसको जो है हम मस्तिष्क की रेत कहते हैं, मस्तिष्क की रेत। अब यहाँ देखिए सेट नंबर 7 भी आपका समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे सेट नंबर 8 नंबर देखेंगे, सेट नंबर 8। चलिए, सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न है, किस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट्स प्रशिक्षण विद्यालय भी कहा जाता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा थाइमस ग्रंथि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि। अगला कि वृद्धों में है ना, वृद्धों में थाइमोसिन का उत्पादन करने मतलब थाइमोसिन का उत्पादन घटने से निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? तो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। इसका आंसर जो है दूसरे का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आग्नेयाशय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? इसका संपूर्ण भाग लैंगरहैंस द्वीप कहलाता है, यही असत्य है। बाकी यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि सही है। यह एक मिश्रित यानी अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है। इसके रस को पूर्ण पाचन रस भी कहा जाता है, सही है। लैंगरहैंस द्वीप की अल्फा कोशिकाएं किस हार्मोन का स्राव करती हैं? तो ये करती हैं ग्लूकागॉन का, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी। यकृत में संचित ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के संश्लेषण की प्रक्रिया को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो ये हो जाएगा ग्लूकागॉन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्लूकागॉन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त के अतिरिक्त शुगर यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य की बात करते हैं तो ये इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं कि इंसुलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही क्या है उसी को बताना है। देखिए यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसमें जस्ता धातु उपस्थित होती है। शरीर में इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। इसे डहेलिया की जड़ों से भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा सब सही है। मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन मुख से न देकर इंजेक्शन द्वारा क्यों दिया जाता है? मुख से लेने पर इसका प्रोटीन की भांति पाचन हो जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि लिखा गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा व्यावसायिक स्तर पर बनाया गया प्रथम प्रोटीन इंसुलिन किस जीवाणु की सहायता से बनाया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा ई, कोली जो है इसका हो जाएगा कोलाई। वैज्ञानिक फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में नोबेल पुरस्कार किस विशिष्ट कार्य के लिए जो है प्रदान किया गया था? तो ये हो जाएगा गाय की इंसुलिन की संपूर्ण रासायनिक संरचना की जानकारी देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। जनन अंगों का मुख्य कार्य क्या है? जनन अंगों का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, युग्मक निर्माण और लिंग हार्मोन का उत्पादन करना, ठीक है। इसका आंसर जो है सी होगा। प्रमुख नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव वृषण की किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो अंतराली कोशिकाएं, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अंतराली कोशिकाएं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को पौरुष विकास हार्मोन कहा जाता है? पौरुष विकास हार्मोन हम कहते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा टेस्टोस्टेरोन। मादा में अंड पुटिकाएं किस हार्मोन का स्रावण रक्त में करती हैं? तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजेंस होगा। क्या होगा आंसर? एस्ट्रोजेंस। गर्भनाल द्वारा जो एक अस्थायी अंतःस्रावी रचना निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी होगा थाइमोसिन जो है सही हो जाएगा, थाइमोसिन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को नारी विकास हार्मोन कहा जाता है? नारी विकास हार्मोन, तो एस्ट्रोजेंस हो जाएगा। क्या होगा? एस्ट्रोजेंस। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस प्रमुख हार्मोन समूह का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो एस्ट्रोजेंस हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी होगा, एस्ट्रोजेंस। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? डेल्टा कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन गलत हो जाएगा। बाकी थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन, अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन, ये सब सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है। जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपका अग्न्याशय है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अग्न्याशय। किस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो अग्न्याशय हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित किस हार्मोन को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है ना? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एगेस्टी, है ना, एगेस्टिरॉल हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए होगा, एगेस्टिरॉल। आगे है कि मानव आंत में जीवाणुओं द्वारा निम्नलिखित में से किस विटामिनों का संश्लेषण जो है किया जाता है? तो विटामिन B12 एवं विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो कहलाते हैं क्या? तो स्वपोषण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वपोषण। निम्नलिखित में से कौन से कथन स्वपोषी के बारे में सही है? देखिए स्वपोषी के बारे में दोस्तों आपका सही क्या है? तो सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी CO2 जल एवं प्रकाश का उपयोग करते हैं। रसायन संश्लेषी स्वपोषी रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर जो है 24 का सी होगा। अगला है कि राइजोपस एवं एगेरिकस जैसे कवक पोषण के लिए किस विधि पर निर्भर करते हैं? तो मृतजीवी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, मृतजीवी। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति को कहा जाता है क्या? उसको जो है हम उपपरजीवी बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है बी होगा। वीनस फ्लाई ट्रैप और संड्यूप किस प्रकार के पादप के उदाहरण हैं? तो यह है कीटबक्षी पादप हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी होगा, कीटबक्षी पादप। लाइकेन किन दो जीवों के बीच सहजीवी संबंध का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो कवक और शैवाल होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है सी होगा, कवक और शैवाल। आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि लाइकेन सहजीविता में शैवाल कवक को क्या प्रदान करता है? तो इसका आंसर जो है आपका 29 का बी होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे कैलोरी फ्री आहार नाल, है ना, कैलोरी फ्री आहार माना जाता है जिससे मिलने वाली कैलोरी की मात्रा शून्य होती है? तो जल हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी उत्तर हो जाएगा, जल। रक्त में किन खनिजों का समुचित अनुपात हृदय की गति तथा चिकनी मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 31 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में दिया गया है पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही क्या है? अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जंतु एवं वनस्पति स्रोतों से लौह का सर्वाधिक अंश किसमें मिलता है? तो हरी पत्तेदार सब्जी होगा। क्या होगा आंसर? हरी पत्तीदार सब्जी, ऑप्शन नंबर सी। जीवित पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो अकार्बनिक की बात करते हैं तो जल हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, जल। जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? कार्बनिक पदार्थ, तो प्रोटीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटीन। अगला कि पॉमिटिक अम्ल एवं स्टीयरिक अम्ल किस प्रकार की वसा के उदाहरण हैं? तो संतृप्त वसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, संतृप्त वसा। असंतृप्त वसा में कार्बन श्रृंखला के संतृप्त न होने का मुख्य कारण क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनमें कार्बन के अणुओं के बीच दोहरे बंध होते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है 37 का सी होगा। ओलेक अम्ल की मात्रा बढ़ने पर वसा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वसा पे देखेंगे तो कमरे के तापमान पर उसमें द्रव्य होने की विशेषता बढ़ती जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? तो इसका आंसर देखेंगे 39 का, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। असंतृप्त वसाएं संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसका उत्तर सी होगा। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी तैयार करने की प्रक्रिया में
किस प्रकार के फैटी एसिड की मात्रा वृद्धि होती है? तो ट्रांस फैटी एसिड हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 40 का 1 हो जाएगा। विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही की बात करते हैं, यह शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसका आंसर जो है ए होगा। सामान्यतः विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषण नहीं किए जा सकते हैं, किंतु निम्नलिखित में से कौन से विटामिन इसके अपवाद हैं? तो के और डी है ना। ऑप्शन नंबर 42 का भी हो जाएगा, विटामिन के और डी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल वसा में घुलनशील विटामिनों का है? तो ये हो जाएगा ए बी ई के, ऑप्शन नंबर सी। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग, तो विटामिन B1 थायमिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्कर्वी रोग है ना, यहाँ पे देखिए स्कर्वी रोग मसूड़ों से संबंधित है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 45 का हो जाएगा, विटामिन सी। अगला है कि वयस्कों में, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 46 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन डी हो जाएगा। देखिए रतौंधी तथा कैरेटोमैलेशिया जैसे रोग मतलब नेत्र रोग किस विटामिन की कमी से जुड़े होते हैं? तो ये हो जाएगा विटामिन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन ए। चोट लगने पर रुधिर का थक्का न जमने जैसे अधिक रक्तस्राव की समस्या किस विटामिन कमी को दर्शाता है? तो विटामिन के जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन के। नेक्स्ट है कि जनन क्षमता में कमी तथा पेशियों का कमजोर होना किस विटामिन की कमी का मुख्य लक्षण क्या है? तो विटामिन के है दोस्तों। क्या है आंसर? विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लवण विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है? B12 का, तो कोबाल्ट हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, कोबाल्ट। पिलागरा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा B3 नियासिन होगा, B3 नियासिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किलोसिस, किलोसिस रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? किलोसिस रोग, तो B2 लिखा गया है, राइबोफ्लेविन हो जाएगा, इसका उत्तर ए होगा। इंसुलिन के सामान्य कार्य तथा ग्लूकोज उपापचय के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्रोमियम। थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने तथा विटामिन ई के सहायक के रूप में कौन सा खनिज कार्य करता है? तो सेलियम है ना, सेलिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सेलेनियम। किस खनिज की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है जो दांतों से संबंधित है? दांतों से, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन जो है हो जाएगा, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। नेक्स्ट हमारा है सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। विटामिन B1 की बात करते हैं, विटामिन B1 तो हो जाएगा थायमिन। विटामिन B3 की बात करते हैं तो हो जाएगा नियासिन। विटामिन H की बात करते हैं तो बायोटिन। विटामिन सी स्कैर्बिक एसिड, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब यहाँ देखिए मैग्नीज और इंसुलिन का कार्य, मतलब सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है। सिंपल सा प्रश्न है, आप इसको चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। निम्नलिखित में से किनकी कमी से रुधिर क्षीणता यानी एनीमिया या रुधिर की कमी हो सकती है? तो कोबाल्ट, फोलिक अम्ल, विटामिन B6, विटामिन B12, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। बालों का झड़ना तथा चर्म रोग मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी के प्रभाव हैं? तो विटामिन H, बायोटिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि नाइट्रोजनिक अपजात पदार्थों के उत्सर्जन में अनियमितता किस खनिज की कमी का प्रभाव है? तो लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी होगा, मॉलिब्डेनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव शरीर में उपापचय प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होने वाले मुक्त मूलकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कोशिकाओं को क्षति पहुंचा दे सकते हैं और प्रति ऑक्सीकारक इन्हें निष्क्रिय करते हैं, तो 61 का ऑप्शन नंबर सी होगा। दिए गए पाठ के अनुसार रेशों का मुख्य कार्य क्या है? तो बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व रुधिर स्कंदन तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्यों के लिए आवश्यक हैं? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा 63 का कैल्शियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम। ATP, DNA और RNA जैसे महत्वपूर्ण यौगिकों का घटक निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं, खनिज तत्वों को अल्प पोषण तत्व क्यों कहा जाता है?
तो ये हो जाएगा क्योंकि शरीर को इनकी बहुत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, किंतु ये कार्य प्रणाली के लिए अनिवार्य हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन से कार्य खनिज लवणों द्वारा जो है किए जाते हैं? तो जैसे आपका हृदय स्पंद और पेशी संकुचन होगा, उसके बाद कोशिका कला की पारगम्यता को प्रभावित करना। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा सही होगा। निम्न रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता और अंगघात की आशंका किस खनिज की कमी के कारण प्रमुख है? माफ कीजिएगा, कमी के प्रमुख लक्षण हैं। तो पोटेशियम हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं। शरीर में अल्प क्षार संतुलन और जल संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सी खनिज तत्व मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं? तो सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व कई एमिनो अम्ल, कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक है? तो गंधक हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी गंधक। थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जिसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर जो है आयोडीन जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। अगला कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का घटक कौन सा खनिज है जो ऑक्सीजन परिवहन के लिए अनिवार्य है? तो लौह हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए लौह। रुधिर क्षीणता और दुर्बल सुरक्षा तंत्र किस खनिज की कमी के प्रत्यक्ष प्रभाव हैं? तो लौह हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी लौह। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सामान्य वृद्धि, जननांगों के विकास, घावों को भरने और प्रतिरोधी क्षमता के विकास के लिए कौन सा खनिज तत्व आवश्यक हैं? तो जिंक हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी जिंक। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लौह उपापचय और त्वचा में मेलानिन पिगमेंट के निर्माण के लिए आवश्यक हैं? तो तांबा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म खनिज तत्व कमी का प्रभाव सही सुमेलित नहीं है? तो जिंक अल्प क्षार संतुलन। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प खनिज का उदाहरण है जैसा कि पाठ में वर्गीकृत किया गया है? तो तांबा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी तांबा। उपापचयी अभिक्रियाओं की अनियमितता जिसमें विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र के कार्य की प्रभावित होती है किस खनिज की कमी से संबंधित है? तो मैग्नीशियम जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 77 का बी हो जाएगा मैग्नीशियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए, प्रति ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण अभिक्रिया को मंद करते हैं। मानव शरीर में उपापचय के दौरान मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाओं को क्षति पहुंचा सकते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा सही है। दांतों और हड्डियों की रचना के लिए कैल्शियम के अतिरिक्त और कौन सा लघु खनिज प्रमुख रूप से आवश्यक होता है? तो फास्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भूख की कमी, पेशियों में ऐंठन और थकावट निम्नलिखित में से किन खनिजों की कमी के समान लक्षण हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरीन और सोडियम। ऑप्शन नंबर बी। जीवों में पोषण को सबसे अच्छी तरह से कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर जो है 81 का सी होगा। जीवों में सभी आवश्यक पोषक पदार्थों का अंतर्ग्रहण जो उनकी वृद्धि, विकास, रख रखाव एवं सभी जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही क्या है? देखिए, स्टार्च और सेलुलोज दोनों का मुख्य स्रोत वनस्पति है। स्टार्च पौधों में संचित भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जबकि सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग नीला हो जाता है जबकि सेलुलोज इस घोल में रंग नहीं प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत क्या है? प्रोटीन में केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्व पाए जाते, यही असत्य है। बाकी प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की छोटी इकाइयों से निर्मित जटिल और नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। ये शरीर के ऊतकों एवं अंगों की संरचना, क्रियाविधि तथा विनियमित हेतु आवश्यक हैं। उष्मा और एक्स किरणें प्रोटीन को विकृत कर सकती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को संपूर्ण प्रोटीन माना जाता है क्योंकि इसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल मौजूद होते हैं? तो सोयाबीन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी सोयाबीन।
पशु प्रोटीन की प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। ठीक है। सामान्य क्रियाशील महिला और दूध पिलाने वाली मां के लिए प्रतिदिन आवश्यक प्रोटीन की मात्रा क्रमशः कितनी होती है? तो 45 ग्राम और 70 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में आवश्यक अमीनो अम्ल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जैसे मानव शरीर इनका निर्माण नहीं कर सकता है, अंततः इन्हें आहार के माध्यम से लेना जरूरी होता है। ठीक है, इसका आंसर जो है डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल गैर आवश्यक अमीनो अम्ल का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आर्जिन हो जाएगा, आर्जिनिन, ऑप्शन नंबर सी। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन आपका सही है? तो बताना है सही कथन। देखिए, वसा त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकता है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पदार्थ होता है? वसा हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी होगा, वसा। शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों के समूह को कहा जाता है क्या? इसको जो है हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसका आंसर जो है 91 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत कौन से पोषक पदार्थ शामिल हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट का उदाहरण नहीं है? तो प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस तत्व का अंश प्रोटीन में नहीं पाया जाता है? तो कैल्शियम हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, कैल्शियम। विटामिन के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन क्या है? तो ये हो जाएगा, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी थोड़ी मात्रा अच्छे स्वास्थ्य और रोगों से शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक होती है। शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकने में सहायक खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा, वसा हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, वसा। भोजन में संचित भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंड यानी स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन सा पादप स्रोत कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है? तो ये मछली है दोस्तों, है ना। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, मछली। अगर है कि विकृतीकरण है ना, विकृतीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रोटीन को नष्ट किया जा सकता है, निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो अवरक्त किरण हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अवरक्त किरण। आवश्यक अमीनो अम्लों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, 9। अब देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे सेट नंबर 8 तो हो गया। अब हम देखेंगे दोस्तों आपका सेट नंबर 9 नंबर देखेंगे, सेट नंबर 9 देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन यानी O2 किस यौगिक के अपघटन से मुक्त होता है? तो हो जाएगा जल हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, जल। पादप कार्यकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो देखेंगे तो जंतुओं में पाचन क्रिया का अध्ययन नहीं होता है, बाकी वाष्पोत्सर्जन का होता है, पादप पोषण का होता है और पर्यावरणीय तनाव का भी होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में विकिरण ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होकर खाद्य पदार्थों में संचित हो जाती है? आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा, इसका उत्तर बी होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश के किस रंग में यह क्रिया सर्वाधिक प्रभावकारी होती है? सर्वाधिक प्रभावकारी होती है, तो लाल हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, लाल। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक पादपों की पराबैंगनी क्षति से रक्षा करता है? तो कैरोटी, है ना, कैरोटीनाइड हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी सही हो जाएगा। श्वसन के संदर्भ में प्राणियों की तुलना में पादपों में कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए, पादपों के सभी भाग जैसे मूल, तना, पत्ती श्वसन करते हैं, इसका उत्तर जो है सी सही होगा। पादपों में गैसीय विनिमय मुख्यतः किस क्रिया द्वारा होता है? तो किस क्रिया द्वारा होता है बताइएगा। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, तो इसका आंसर जो है 7 का सी होगा। विसरण जो है सही हो जाएगा, विसरण, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है जो शीघ्र ही मंड में बदल जाता है? शीघ्र ही, तो ग्लूकोज हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी सही हो जाएगा, ग्लूकोज। पादपों में श्वसन की प्रक्रिया किस समय होती है? तो ये कौन से समय होती है? तो सतत रूप से लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तने द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण नहीं है? कायिक प्रवर्धन द्वारा,
तो ब्रायोफिल्म नहीं है, बाकी अदरक है, गन्ना है और दूब घास भी इसमें आपका शामिल है। पादपों में अलैंगिक जनन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो कायिक प्रवर्धन है, कायिक प्रवर्धन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से पौधे क्या प्राप्त करते हैं? तो कार्बन हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, कार्बन। पृथ्वी पर अधिकांशतः ऑक्सीजन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो शैवालों द्वारा होता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, शैवालों के द्वारा। पादपों में गैसीय विनिमय के लिए पत्ती की सतह पर उपस्थित संरचना क्या कहलाती है? तो देखिए संरचना की बात कर लेते हैं, तो राइट आंसर जो है बी होगा, कली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कली। कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सही क्या है उसी को बताना है। 15 नंबर, तो पत्ती द्वारा ब्रायोफिल्म होगा और भूमिगत तने द्वारा जो है लहसुन। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 हमारा कथन सही है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए पर्णहरित की उपस्थिति क्या है? तो पर्णहरित की बात करते हैं तो आवश्यक है, क्योंकि यह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसका उत्तर जो है बी होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रवर्धन वायवीय तने द्वारा होता है? तो अमरबेल हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अमरबेल। अगला कि पादप कायिकी को परिभाषित करने वाले मुख्य घटक क्या हैं? तो पौधों की कायिक संरचना एवं कार्य पद्धतियों दोनों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी होगा। श्वसन के संदर्भ में पादपों और प्राणियों के बीच का क्या मुख्य अंतर है? देखिए मुख्य अंतर की बात करते हैं तो पादपों में गैसों का परिवहन एक भाग से दूसरे भाग तक बहुत कम होता है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का बी होगा। पौधे में किस जड़ का मुख्य कार्य जल एवं खनिज का अवशोषण, सहारा देना, खाद्य पदार्थों का संचय और पादप नियामकों का संश्लेषण करना है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मसूड़ा न मसला जड़ हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, मसला जड़। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण स्तंभ मूल का है? तो स्तंभ मूल का है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 22 का, तो ऑप्शन नंबर सी, बरगद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बरगद। अवस्तंभ मूल निम्नलिखित में से किन पौधों में पाई जाती है? अवस्तंभ मूल, तो मक्का और गन्ना, ऑप्शन नंबर सी। स्वांगी कारक मूल का उदाहरण दिए गए विकल्पों में से क्या है? तो सिंघाड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, सिंघाड़ा। अगला कि श्वसनी है ना, श्वसनी मूल किस पौधे में पाई जाती है जो दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधे की विशेषता है? तो राइजोफोरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइजोफोरा। अधिपादप मूल का उदाहरण क्या है? अधिपादप मूल का उदाहरण क्या है? तो आर्किड होगा, क्या होगा आंसर? आर्किड। अगला है कि परजीवी पौधे अमरबेल में पोषण के लिए किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो चूषण मूल होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस पौधे में पुलकित जड़ पाई जाती है? पुलकित जड़, तो डहेलिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, डहेलिया। अगला है कि मणिकामय जड़े का उदाहरण क्या है? तो ये आपका अंगूर है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अंगूर। तने का मुख्य कार्य क्या है? तने का मुख्य कार्य देखेंगे तो शाखाओं को फैलाना और पत्ती, फूलों एवं फलों को संभालते रहना या फिर संभालते रखना। वायवीय तना के रूपांतरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो प्रकंद नहीं आता है, बाकी प्रणाभ वृंत आता है, उसके बाद क्लेडोस्ट आता है, तना प्रतान भी आता है। अगला है कि वर्णाभ वृंत किस किसका रूपांतरण है? इसका उदाहरण क्या है? तो वायवीय तना का रूपांतरण है ना, कैक्टस। ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का, तो सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तने प्रतान का उदाहरण दिए गए विकल्पों में से क्या है? तो अंगूर हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी होगा, अंगूर। भूमिगत तने के रूपांतरण के उदाहरण में क्या शामिल हैं? तो प्रकंद हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, प्रकंद। प्रकंद, घनकंद, कंद और बल्ब किसके रूपांतरण के प्रकार हैं? तो भूमिगत तना हो जाएगा, इसका उत्तर जो है डी होगा, भूमिगत तना। शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित पौधे को क्या कहते हैं? इसको जो है हम मरुद्भिद कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। मरुद्भिद पौधे की अनुकूल विशेषता क्या है? अनुकूल विशेषता,
तो पट्टियों, कांटेदार जड़ें, अत्यधिक लंबी और गहरी तने या पत्तियां, मांसल। जलीय परितंत्र के प्रति अनुकूलित पौधे को क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो हम कहते हैं जलोविद्युत कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लवणीय परितंत्र के प्रति अनुकूलित पौधे को क्या कहा जाता है? इसको जो है हम लवण मृदोद्भिद कहते हैं, इसका उत्तर डी होगा। पौधे के किस भाग को पादप अक्ष का वायवीय भाग कहा जाता है, जो सामान्यतः भूमि के ऊपर स्थित होता है और शाखाएं, पत्तियां एवं पुष्प धारण करता है? तो तना हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, तना। संवहनी ऊतक पौधों में कहाँ पर पाया जाता है, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा तना, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, तना। पौधे के किस भाग से जल तथा खनिज का अवशोषण होता है, वह क्या कहलाता है? उसको जो है हम जड़ यानी रूट कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, जड़। अगला कि द्विबीजपत्री पादपों में प्राथमिक मूल किसके लंबे होने से बनती है? तो मूलांकुर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, मूलांकुर। तना या शाखा पर वह स्थान जहाँ से पत्ती या पार्श्वनलिका निकलती है वो क्या कहलाती है? उसको जो है हम देखेंगे 44 का, तो पर्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्व संधि। गेहूं का पौधा किस प्रकार के मूल तंत्र का उदाहरण है? तो रेशेदार, उसके बाद चकड़ा जड़। वह मूल तंत्र जिसमें जड़ें मूलांकुर के बजाय पौधे के अन्य भागों से निकलती हैं क्या कहलाता है? उसको जो है हम लिखा गया उपास्थनिक जड़ कहते हैं। बरगद और घास के पौधे में किस प्रकार की जड़ें जो है पाई जाती हैं? उपास्थनिक जड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। प्राथमिक मूल एवं उनकी शाखाएं मिलकर किस प्रकार का मूल तंत्र बनाती हैं? मूल तंत्र, तो लिखा गया मुसला मूल तंत्र, ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार के मूल तंत्र में प्राथमिक जड़ें अल्पजीवी होती हैं और तने के आधार से पतली जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं? तो रेशेदार जकड़ा जड़ है ना। अगला है कि पौधे में जो कि मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया से होता है? तो परासरण हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी होगा, परासरण। पौधे को भूमि में स्थिरता यानी सहारा प्रदान करने का कार्य मुख्य रूप से कौन सा अंग करता है? तो देखिए अंग की बात करते हैं तो ये जड़ करता है, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, जड़। यदि किसी वृक्ष की छाल को आधार के पास से गोलाकार हटा दिया जाए तो वह धीरे धीरे क्यों सिकुड़ जाता है या फिर सिकुड़ कर मर जाता है? तो उसे ऊर्जा से वंचित रह जाती है, मतलब माफ कीजिएगा जड़ें जो है ऊर्जा से वंचित रह जाती है, ऑप्शन नंबर बी। पौधे की प्राथमिक जड़ से निकलने वाली पार्श्वी जड़ों को क्या कहा जाता है? इसको जो है हम द्वितीय एवं तृतीय मूल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। गाजर की मुसला जड़ का रूपांतरण किस रूप में होता है जो भोज्य पदार्थ का संचय करती है? तो शंक्वाकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि तर्कुरूप है ना, तर्कुरूप जड़ रूपांतरण का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा मूली, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूली। सलजम के भोज्य संचय हेतु रूपांतरित जड़ का प्रकार क्या है? तो ये हो जाएगा कुंभी रूप होगा। क्या होगा आंसर? कुंभी रूप। अगला है कि गांठदार जड़ रूपांतरण का उदाहरण कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शकरकंद हो जाएगा, इसका उत्तर जो है स्वीट पोटैटो। जल का रूपांतरण मुख्यतः किस अतिरिक्त कार्य के लिए होता है? तो भोज्य पदार्थ का संचय, ऑप्शन नंबर बी। तने का ऊपरी सिरा क्या कहलाता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शीर्षस्थ कलिका, ऑप्शन नंबर सी। मुसला जड़ों का रूपांतरण कुंभीरूप होने पर जड़ का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार और अचानक नीचे पतला होता जाता है या फिर होता है। ऑक्सिन पादप हार्मोन की कम मात्रा पादप के किस भाग की वृद्धि को प्रेरित करता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 61 का, तो जड़ यानी रूट जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का उपयोग खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए छिड़काव करके किया जाता है? तो ऑक्सिन हो जाएगा, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ऑक्सिन। गुलाब जैसे पौधे में कलम से नया पौधा तैयार करना पादप हार्मोन के किस महत्वपूर्ण कार्य का उदाहरण है? तो हो जाएगा कायिक जनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा पादप हार्मोन फलों और पत्तों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाता है, लेकिन फलों के पकने के बाद इसकी सांद्रता बढ़ जाती है जिसमें वे गिरते हैं? तो ऑक्सिन हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, ऑक्सिन।
चुकंदर, पत्ता गोभी जैसे पौधे में पुष्पन से पहले अंतःपर्व का दीर्घकरण करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो जिबरेलिन्स हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी होगा। बीजों की प्रसुप्ति तोड़ने और पौधों की जरावस्था को रोकने में किस पादप हार्मोन का उपयोग होता है? तो जिबरेलिन्स हो जाएगा, इसका आंसर जो है ए होगा, जिबरेलिन्स। प्राकृतिक साइटोकाइनिन का संश्लेषण पादप के किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से होता है? तो देखिए, मूल, शिखाग्र और विकासशील परोह नलिकाएं, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। पादप में अंग निर्माण को नियंत्रित करने तथा कोशिका विभाजन की दर को बढ़ावा देने, मतलब बढ़ाने का कार्य किस हार्मोन का है? तो यह है साइटोकाइनिन का है, साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में तो एथिलीन होगा। क्या होगा आंसर? एथिलीन। कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन पादप वृद्धि हार्मोन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वृद्धि अवरोधक हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी होगा, वृद्धि अवरोधक। अगला है कि एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड पादप में क्या कार्य करता है जिसके कारण इसे वृद्धि निरोधक हार्मोन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह कोशिका विभाजन को रोकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला फ्लोरिजेन नामक पुष्पन हार्मोन पादप के किस भाग में संश्लेषित होता है? तो पत्तियों में होता है, इसका उत्तर सी होगा। पादपों के पुष्पन की अवधि पर सूर्य के प्रकाश का प्रभाव क्या कहलाता है? इसको जो है हम दीप्ति कालिकता कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि बसंतीकरण, बसंतीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा पादपों में शीघ्र पुष्पन को प्रेरित करना, ऑप्शन नंबर बी। बसंतीकरण की प्रक्रिया द्वारा द्विवर्षीय फसलों को किस प्रकार की फसलों में बदला जा सकता है? तो ये हो जाएगा एक वर्षीय फसलों में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीजों के अंकुरण में सहायता करने वाला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 76 का हो जाएगा अल्फा एमाइलेज हो जाएगा। अगला है कि पादपों के लिए आवश्यक बृहद पोषण तत्वों में कौन से 3 तत्व प्रमुख हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसका आंसर जो है 77 का बी होगा। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड, कलर चेंज करते हैं, रेड हो गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषण तत्व है? तो पादपों के लिए देखेंगे तो आपका बोरान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पोषण की विधियों के आधार पर एगैरिकस को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? वर्गीकृत, देखिए इसका आंसर देखेंगे 79 का, तो मृतजीवी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मृतजीवी, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला कि लिखा गया है नेपेंथीज यानी पीचर प्लांट, ड्रोसेरा, सनड्यू और डायोनिया वीनस फ्लाई ट्रैप पादपों में पोषण को कौन सी विधि पाई जाती है? तो कीटभक्षी हो जाएगा। मुकुलन द्वारा जनन किस जीव में होता है? तो ये हो जाएगा इष्ट हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी होगा, इष्ट। शैवाल में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है जिसके द्वारा ये तेजी से गुणन करते हैं? तो 82 का हो जाएगा खंडन, ऑप्शन नंबर सी होगा। कवक तथा फर्न जैसे पादपों में जनन मुख्यतः किस विधि द्वारा जो है होता है? तो बीजाणु निर्माण, ऑप्शन नंबर बी। लैंगिक जनन में नए पादप जिसमें उत्पन्न होते हैं, नए पादप, तो बीजों में होते हैं, इसका उत्तर जो है सी होगा। पुष्पों के जनन अंग कौन से होते हैं? तो पुंकेसर और अंडप। परागकणों की उत्पत्ति पुष्प के किस भाग से होती है? तो ये हो जाएगा आपका परागकोश हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी होगा। मादा युग्मज यानी अंड पुष्पन के किस भाग में उपस्थित होता है? तो ये हो जाएगा बीजांड में। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसको जो है परागण कहते हैं, इसका उत्तर जो है सी होगा, परागण। जब किसी पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, उसको अगर हम देखें तो हम कहते हैं स्वपरागण कहते हैं। परागण के अजैविक कारक कौन से हैं? तो वायु और जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समुद्री घास के परागण के लिए कौन सा माध्यम प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे 91 का, तो हो जाएगा जल हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, जल। अधिकतर पुष्पीय पौधे परागण हेतु किस कारण का उपयोग करते हैं? तो जैविक कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जैविक परागकर्ता में सबसे मुख्य कार्य क्या है?
तो ये हो जाएगा मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी। पादप हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करना। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि प्रवर्धन नहीं है? ठीक है, तो एथिलीन हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी होगा एथिलीन। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि निरोधक है? छानबेक हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। अगला है कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है जो कोशिकाओं के दीर्घकरण द्वारा जो है वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो ऑक्सिन हो जाएगा, इसका उत्तर जो है डी होगा ऑक्सिन। अगला कि भिन्न काल पक्वता किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हम जब किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। पौधों की कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि को क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो हम कहते हैं अतिवर्धन कहते हैं। जल परागण का उपयोग करने वाले ताजे जल के पौधे का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा वेलिसनेरिया एवं हाइड्रिला। तो 100 प्रश्न यहाँ पर भी समाप्त हो गया है। अब हम देखेंगे आपका आखिरी सेट, जो कि सेट नंबर 10 नंबर का होने वाला है। ये आपका आखिरी वीडियो, मतलब आखिरी सेट है 10 नंबर। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करवा रहे हैं। ठीक है, और आज हमारा जो है सेट नंबर 29 100 में से होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बता दें हम, जैसे इसमें देखेंगे तो आपका बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो भी दिया गया है आपको हम करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। जो भी जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा आपको करवाएंगे। समय आपके पास देखिए कम, जितना आप टेस्ट बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये जो आपका बैच है 10 फरवरी से शुरू हो चुका है। ऑलरेडी आपका जो है 28-29 प्रैक्टिस सेट हो गया है। आगे और भी हम सेट आपको करवाएंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM में है। क्या है टेस्ट का विशेषता? तो डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे 100 क्वेश्चन का। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेलीग्राम पे टेस्ट होगा। 100 प्रश्न का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ आपको PDF देंगे ताकि आप सॉल्यूशन देख पाएं। और जो भी मार्केट का बेहतर से बेहतर किताब होगा आपको हम प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट के माध्यम से। 135 है, अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका 1 से 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, QR दिया गया है कि QR पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप घबराइएगा नहीं, इस नंबर जो दिया गया है इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है और कॉल नहीं कीजिएगा। कम से कम 12 से 24 घंटा वेट किया कीजिए, तभी आपको जो है ग्रुप के अंदर ऐड किया, मतलब 12 से 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देंगे। ये तो आपको हो गया मेंस का। अब आपको देखिए लूसेंट के बारे में बता देते हैं। देखिए लूसेंट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी के पास होता है, लेकिन सब लोग पूरा इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। ये तीसरा बैच है, इसके पहले का 2 बैच मैंने खत्म भी कर दिया है। और जो बैच जो है 27 जनवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और इसमें देखेंगे तो करीबन जो है आपका 39 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है। ठीक है, 38-39। और आपको ये बता दें कि इस टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 7 PM में होता है। इतना जान लीजिए कि जो लोग बेसिक क्वेश्चन गलत करेगा दरोगा PT में या मेंस में या फिर कोई भी एग्जाम में, उसका तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं। क्योंकि जो भी PT में लोग हमसे ज्वाइन हुए थे बहुत अधिक जो है उनको फायदा मिला है। ये नया बैच है तो क्वेश्चन भी अलग तरीके से बना रहे हैं। ये किताब देख सकते हैं, बगल में किताब लगा हुआ है, ये सबके पास किताब होता है। और 143 आपको एक ही बार पेमेंट करना है, 1 टाइम पेमेंट करना है और ये 90-95 दिन में पूरा किताब हम खत्म करेंगे। डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आपका होमवर्क सीरीज है, होमवर्क सीरीज से आप कोई भी किताब खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद से पढ़ेंगे तो 4-5 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब आपको हम देंगे पढ़ने के लिए, आप जब टेस्ट साथ में बनाते हैं तो आपको एक रैंक लिस्ट मिलता है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको देंगे 100 क्वेश्चन का, जो आपको टेस्ट करवाएंगे। कोई PDF नहीं देता है, जो भी लोग होमवर्क सीरीज चलाते हैं बस करा के निकल जाते हैं। और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि कोई किताब से, ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके आपको पेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दिए हुए हैं, डेली टेस्ट का हम PDF डालते हैं, आप एक बार चेक कीजिए अपने अनुसार, फिर आपको सही लगेगा तो ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और आंसर हाईलाइट का PDF देते हैं। संडे का टेस्ट आपका देखिए ऑफ रहता है। ठीक है, और आपको पता है कि लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। QR पे आपको देखिए जो QR दिया गया इसी पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर। इस पे आप चाहे तो कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं या फिर आप पेमेंट का स्लिप जो है आप इससे भेज दीजिएगा। जो आपका टेलीग्राम है GK विद सूरज के नाम से है और यूट्यूब भी आपका GK विद सूरज के नाम से ही है। अब हम साइंस के बारे में भी देख लेते हैं। और देखिए सेम वही प्रोसेस आपका साइंस का भी है। साइंस का भी मैंने बैच निकाला हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं साइंस का जो एक टॉपिक जो है छूट जाता है। ये आपका 9 फरवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और ये आपका जो टेस्ट का टाइमिंग है
99 मतलब 9 बजे है, और जो इसका फ़ी है 99 रुपये। जैसा देखिए बैच है उसी के अनुसार हम फ़ी रखते हैं, ये नहीं कि अधिक आपको बैच का फ़ी रख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर हम विशेषता की बात करते हैं, सेम वही प्रोसेस है, 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 PDF मिलेगा, मतलब क्वेश्चन का जो होता है PDF मिलेगा, हाईलाइट PDF मिलेगा। संडे को टेस्ट ये भी ऑफ रहता है। बगल में देखेंगे तो आपको किताब लगा हुआ है, देख सकते हैं, और सेम वही है, आपको QR यहाँ पे दिया गया है, QR सबका सेम ही है। कोई भी QR पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद इस पर आप जो है पेमेंट का स्लिप भेजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। माफी चाहेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए पौधों में अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जल के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि तो श्वसन की दर कम हो जाती है, श्वसन की दर कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आलू निम्नलिखित में से किसका एक रूपांतरित रूप है। आलू की हो जाएगा तने का कंद हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी होगा, तने का कंद होगा। हल्दी और अदरक में भूमिगत तने का रूपांतरण क्या कहलाता है। इसको जो है हम प्रकंद बोलते हैं, क्या कहते हैं, प्रकंद। ऑप्शन नंबर सी। सेब और नाशपाती में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है। देखिए सेब और नाशपाती की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर जो है 5वें का पुष्पासन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुष्पासन। नारियल का खाने योग्य भाग निम्नलिखित में से क्या होता है। इसको जो है भ्रूणपोष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष। वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने का कार्य पौधों का कौन सा भाग करता है, तो पत्तियां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्तियां। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो देखिए ऑक्सीजन का स्रोत की बात करते हैं तो जल हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, जल। पौधों में अधिकांश रोगों के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कारक कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, कवक। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसको जो है हम ऑप्शन नंबर सी होगा, एसिटिलीन या एथिलीन, है ना, जो भी विकल्प में आ जाए आप इसको मार दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो कौन से विटामिन को हार्मोन बोलते हैं, तो विटामिन डी को बोलते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा डी, विटामिन डी को। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। देखिए शक्ति का एसआई मात्रक की बात करते हैं तो ये वाट होता है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, वाट। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए देखेंगे तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। सबसे हल्की गैस कौन सी है। देखिए सबसे हल्की गैस की बात कर लेते हैं तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों, है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। देखिए सिरका में अम्ल की बात करते हैं तो ये एसिटिक अम्ल होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, एसिटिक अम्ल। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही रक्त समूह की बात करते हैं तो ए बी हो जाएगा, क्या होगा आंसर, ए बी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का जो पावर हाउस इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला है कि आर्कियोपेटेरिक्स किन दो वर्गों के बीच की संयोजी कणी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सरीसृप और पक्षी होगा, क्या होगा, सरीसृप और पक्षी। ऑप्शन नंबर सी होगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी होगा, नाइट्रोजन N2। निम्नलिखित में से किस जीवाणु द्वारा जो है दही का निर्माण होता है। इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी होगा, लैक्टोबैसिलस। मनुष्य में पाए जाने वाले रक्त यानी ए बी तथा ओ किसका एक उदाहरण है। तो किसका एक उदाहरण है, तो बहुविकल्पी एलील हो जाएगा, ठीक है, बहुविकल्पी एलील। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का कद और त्वचा का रंग जैसे लक्षण जो अनेक जीन्स से निर्धारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं। उसको जो है हम बहुजीनी लक्षण कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुजीनी लक्षण। मानव में कितने जोड़े क्रोमोसोम नर और मादा में समान होते हैं जिन्हें अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं, अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 जोड़ा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जोड़ा। मानव नर में शुक्राणु जनन के समय कुल उत्पन्न शुक्राणु संख्या का कितना प्रतिशत वाई युक्त होता है। तो देखिए वाई युक्त होता है तो 50% हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, 50%। यदि अंडाणु का निषेचन वाई धारी शुक्राणु से हो गया हो तो किस संतति का जन्म होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नर संतति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
वे अपूर्णताएं जो बच्चे को जन्म देने से ही माता पिता में वंशागत रूप से मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं। ठीक है, देखिए 26 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आनुवांशिक विकार जो है इसका सही हो जाएगा, आनुवांशिक विकार। ऐसे सूक्ष्म जीव जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसको जो है हम पैथोजन कहते हैं, रोग कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पैथोजन, रोग कारक। रोगों के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग सर्वप्रथम करने के कारण किसे औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो यह आपको हो जाएगा हिप्पोक्रेटस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस। रोग का कीटाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो रॉबर्ट कोच जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 29 का भी हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। आगे हमारा कि रॉबर्ट कोच ने किस जीवाणु द्वारा पशुओं में एंथ्रेक्स रोग होने की पुष्टि किया था, तो जिससे आपका बैसिलस एंथ्रेसिस हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 30 का सी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात रोग का उदाहरण है, इनमें से कौन एक जो है जन्मजात रोगों का एक उदाहरण है, तो वर्धानता हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी होगा। वे रोग जो जन्म के बाद तथा जीवन काल के दौरान शरीर में उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, उसको जो है हम उपार्जित रोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उपार्जित रोग, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे रोग जो जीवों में एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो संक्रामक रोग हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी होगा, संक्रामक रोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है, बताइए इनमें से कौन सा रोग है जो आपका जीवाणु जनित है, तो 34 का हो जाएगा, क्षय रोग यानी टीबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु यानी वायरस जनित है, तो डेंगू हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, डेंगू। मलेरिया, पेचिस और पायरिया जैसे रोग किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से फैलते हैं, तो प्रोटोजोआ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है, तो एड्स की बात करते हैं तो HIV हो जाएगा, और एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाते हैं। HIV वायरस रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली की किन कोशिकाओं को नष्ट करता है, तो टी लिम्फोसाइट होगा, क्या होगा, टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी। एड्स रोग के प्रसार का इनमें से कौन सा एक माध्यम है, इनमें से कौन सा एक माध्यम है, तो संक्रमित व्यक्ति के रक्त का अन्य व्यक्ति को चढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। HIV जांच के लिए मुख्यतः कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट होता है, क्या होगा आंसर, एलिसा टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। मेंडल के द्विसंकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी में पीला और गोल बीजों का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, देखिए फिनोटाइप अनुपात की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर जो है 41 का 3/9 सॉरी माफ कीजिएगा 9/16 हो जाएगा अनुपात में। मेंडल के द्विसंकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी में शुद्ध अप्रभावी लक्षण जैसे हरा और मुरझाया का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, 1/16 हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 42 का होगा। द्विसंकरीय क्रॉस में F1 पीढ़ी से कितने विभिन्न प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, तो 4 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। आनुवांशिकी में एक ही गुण के विभिन्न पर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को क्या कहते हैं, इसको जो है हम एलील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलील, ऑप्शन नंबर बी। किसी जीव की जीनी संरचना को क्या कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा जीनोटाइप हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, जीनोटाइप। जब एक जीन के दोनों एलील असमान यानी जैसे टीटी को हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, इसको जो है हम हेटेरोजाइगोट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर हेटेरोजाइगोट। क्रोमोसोम पर जीन की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है, इसको जो है हम लोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोकस, ऑप्शन नंबर बी। F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ कराने को क्या कहते हैं, इसको जो है हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। अगला है कि टेस्ट क्रॉस का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका जो प्रयोग है यह ज्ञात करने के लिए कि जनन समयुग्मी है या विषमयुग्मी है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 49 का भी होगा। F1 पीढ़ी का अपने किसी भी जनन के साथ क्रॉस क्या कहलाता है, उसको जो है हम बैंक क्रॉस बोलते हैं, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, बैंक क्रॉस। आगे बढ़ते हैं कि मेंडल का कौन सा नियम युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विसंयोजन का नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 51 का सी होगा। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस प्रकार के क्रॉस पर आधारित है, इसका उत्तर हो जाएगा द्विसंकरीय क्रॉस हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी होगा, द्विसंकरीय क्रॉस। मेंडल का पहला और दूसरा नियम किस क्रॉस पर आधारित है,
तो एक संकरीय क्रॉस हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, एक संकरीय क्रॉस। जब दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। यह कथन किस नियम को दर्शाता है? तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हो जाएगा। इसका आंसर जो है 54 का सी होगा। अगला है कि स्नैपड्रैगन पौधे में लाल और सफ़ेद फूल के क्रॉस से F1 पीढ़ी में गुलाबी फूलों का उत्पन्न होना किसका उदाहरण है? तो अपूर्ण प्रभाविता हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 55 का बी होगा। मनुष्य में M तथा N रुधिर वर्ग की वंशागति जिसमें F1 पीढ़ी में रुधिर वर्ग N मतलब MN होता है, तो किसका उदाहरण है? तो समप्रभाविता हो जाएगा, समप्रभाविता। जब एक एलील दूसरे पर प्रभावी नहीं होता है बल्कि दोनों एलील समान रूप से अपना प्रभाव दर्शाते हैं तो उस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को जो है समप्रभाविता बोलते हैं। क्या होगा आंसर? समप्रभाविता। आगे बढ़ते हैं कि नर व मादा गैमिट्स के संयुगमन के उपरांत बनी संरचना क्या कहलाती है? इसको जो है हम जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट। किसी जीव के बाह्य आकारिकी लक्षण क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिनोटाइप। जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनोटाइप। लिखा गया है जनिक रूप से असमान जनकों द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं? इसको जो है हम संकर बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है 60 का ए सही हो जाएगा, संकर बोलते हैं। मेंडल के प्रयोगों के अनुसार मटर के बीज के रंग के लिए कौन सा लक्षण जो है प्रभावी है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पीला। जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पीला। अगला कि मेंडल के प्रयोग में मटर के बीज के आकार के लिए कौन सा लक्षण अप्रभावी है? अप्रभावी है तो हो जाएगा झुर्रीदार हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है सी होगा। मटर के पौधे में फली के रंग का प्रभावी लक्षण क्या है? तो हरा हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, हरा। मटर के पौधे की लंबाई के लिए कौन सा लक्षण अप्रभावी है? अप्रभावी क्या है? तो ये बौना हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, बौना। जब केवल एक जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको जो है हम एक संकरीय क्रॉस बोलते हैं। एक संकरीय क्रॉस। एक संकरीय क्रॉस में जब मेंडल ने लंबे व बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे थे? तो सभी लंबे थे, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, सभी लंबे थे। एक शुद्ध लंबे पौधे और एक शुद्ध बौने पौधे के बीच क्रॉस से प्राप्त F1 पीढ़ी का जीनोटाइप क्या होता है? तो इसको देखेंगे तो आपका TT हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी होगा। जब F1 पीढ़ी का स्व परागण है ना परागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात क्या प्राप्त हुआ है? तो 3:1 3:1 हो जाएगा। एक संकरीय क्रॉस की F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या पाया जाता है? तो अनुपात की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। F2 पीढ़ी में प्राप्त 3 और 1 के फिनोटाइप अनुपात में संख्या 1 किन पौधों को दर्शाती है? तो शुद्ध बौने पौधे। इसका उत्तर जो है सी होगा, शुद्ध बौने पौधे होगा। अगला है कि F2 पीढ़ी में प्रायः 1-2-1 के जीनोटाइप अनुपात में संख्या 2 किन पौधे को दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संकर लंबा। F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में किस प्रकार का परागण है ना परागण कराता है? तो ये हो जाएगा स्वपरागण हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 72 का बी सही होगा। दिए गए आरेख में F2 पीढ़ी में TT जीनोटाइप वाले पौधे दिखाए गए हैं तो एक हो जाएगा। दिए गए आरेख में जीनोटाइप TT F1 पीढ़ी के अलावा F2 पीढ़ी में कितनी बार दिखाई देता है? तो 2 हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर जो है 74 का बी हो जाएगा। जब दो जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको जो है हम द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। इसका उत्तर जो है सी होगा, द्विसंकरीय क्रॉस। मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए किन बीजों वाले पौधे के मध्य क्रॉस कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल तथा पीले का हरे तथा झुर्रीदार बीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। द्विसंकरीय क्रॉस में F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे कैसे थे? तो सभी गोल व पीले, ऑप्शन नंबर बी। द्विसंकरीय क्रॉस में F1 पीढ़ी के स्वपरागण में परागण से F2 पीढ़ी में कुल कितनी प्रकार के बीज यानी फिनोटाइप प्राप्त हुए हैं? फिनोटाइप तो ये हो जाएगा 4। जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। द्विसंकरीय क्रॉस के F2 पीढ़ी के परिणाम से क्या स्पष्ट होता है? तो क्या स्पष्ट होता है? तो देखिए 79 का हो जाएगा। बीजों का रंग तथा आकार
आकार आपस में बंधे हुए न होकर स्वतंत्र हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। पाठ के अनुसार बीजों का पीला रंग किसके साथ जा सकता है, तो गोल तथा झुर्रीदार दोनों बीजों के साथ, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। पृथ्वी पर जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप लगभग कब पैदा हुआ माना जाता है, तो ये हो जाएगा 3 अरब वर्ष पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जीवन के प्रथम कोशिकीय प्रकार संभवतः कहाँ उत्पन्न हुए हैं, तो ये उत्पन्न हुए हैं जलीय वातावरण में। क्या होगा आंसर, जलीय वातावरण में। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया है, तो चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का लिखा गया ह्यूगो डी ब्रीज, ऑप्शन नंबर सी। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ये सब देखिए परीक्षा में प्रश्न आता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर बी। मेंडल ने आनुवांशिकी संबंधित अपने प्रयोग किन पौधे पर किए हैं, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा मटर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी मटर। आनुवांशिकी लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको देखेंगे दोस्तों तो हम बोलते हैं आनुवांशिकता वंशागति होगा। वेल, चमगादड़, चीता और मानव के अग्रपाद की अस्थियां जिनकी मूल संरचना समान है परंतु कार्य भिन्न है, क्या कहलाती हैं, इसको जो है समजाति संरचना बोलते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी समजाति संरचना। समजाति संरचनाएं किस प्रकार के विकास को दर्शाती हैं, तो अपसारी विकास होगा, क्या होगा आंसर, अपसारी विकास। तितलियों एवं पक्षियों के पंख जो कार्य में समान है परंतु उत्पत्ति में भिन्न है, वो क्या कहलाते हैं, उसको जो है हम समरूप अंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समरूप अंग। नेक्स्ट के समरूप अंग का विकास किस प्रक्रिया का परिणाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का अभिसारी विकास हो जाएगा, इसका उत्तर भी होगा अभिसारी विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसका एक उदाहरण है, तो अवशेषी अंग का हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी होगा, अवशेषी अंग का है। मेंडल का कौन सा नियम यह बताता है कि कारक जोड़ों में से एक दूसरे पर प्रभावी होता है, तो प्रभाविता का नियम हो जाएगा, इसका आंसर जो है ये हो जाएगा प्रभाविता का नियम। मेंडल का कौन सा नियम अलील के पृथक्करण से संबंधित है जिसमें वे आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं, तो विसंयोजन का नियम हो जाएगा, इसका उत्तर भी होगा विसंयोजन का नियम। मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि जब दो जोड़े लक्षण एक साथ लिए जाते हैं तो एक जोड़े का विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है, तो ये हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हो जाएगा, इसका आंसर जो है 95 का सी होगा। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में पुष्प का बैगनी रंग कौन सा लक्षण है, तो हो जाएगा प्रभावी हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी प्रभावी। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में पुष्प का उजाला रंग कैसा लक्षण है, तो ये हो जाएगा अप्रभावी है दोस्तों, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बी अप्रभावी है। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो डार्विन हो जाएगा, इसका उत्तर देखेंगे तो बी हो जाएगा डार्विन। वर्तमान में जीवन की आजीविकों से उत्पत्ति के सिद्धांत को क्या कहते हैं, सिद्धांत को देखेंगे तो बहुमत रूप से स्वीकृति मिल चुकी है, ऑप्शन नंबर बी। आखिरी प्रश्न इस सेट का कि वह विज्ञान जो वंशागति के व्यवहार और सिद्धांतों का अध्ययन करता है वह क्या कहलाता है, तो आनुवांशिकी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिकी। तो यहाँ देखिए 10 सेट तक समाप्त हो गया है, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए कट गया है, एक सेकेंड, ये आपका सेट नंबर 11 है, 12 यहाँ से होना चाहिए, हाँ सेट नंबर 11 है और ये आपका होगा सेट नंबर 12। तो अब देखिए सेट नंबर 10 तक मैंने इसको ख़त्म कर दिया है, आप यहाँ देखिए यहाँ पे पोस्टर नहीं लग पाया है। अब जो अगला आपका वीडियो होगा ये आपका सेट नंबर 3 होगा, मतलब वीडियो 3 होगा, और हम देखेंगे सेट नंबर 11 से लेकर के सेट नंबर 15 तक, और इसमें जो है आपका 500 क्वेश्चन को हम देखेंगे। पूरा जो है आपका 4800 क्वेश्चन दोस्तों आपका इसमें तैयार हुआ है, पूरा किताब का निचोड़ बोल सकते हैं, निचोड़ है ये, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल आप देख पा रहे हो किस तरीके से है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए 4800 क्वेश्चन का पूरा 48 PDF हाईलाइट और विदाउट हाईलाइट, तो आपको करना क्या है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, और आपको जो है कितना फी करना है पेमेंट आपको बता देते हैं। आपको मात्र 80 रुपये पेमेंट करना है, 80 रुपये पेमेंट करेंगे तो आपको पूरा किताब का निचोड़ मिल जाएगा, आपको पूरा PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।